कैद की सजा विवादास्पद विषय है। यह निराशाजनक होता है जब कोई हिंसक अपराधी कुछ साल जेल में रहकर बाहर आ जाए। लेकिन दूसरी ओर यह भी उतना ही परेशान करने वाला है जब किसी छोटे अपराध को ऐसे पेश किया जाता है जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह हो। फिर कुछ सजाएं ऐसी भी होती हैं जो सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों सालों तक चलती हैं। हालांकि इंसानों के लिए इतना लंबा समय जेल में बिताना संभव नहीं है, लेकिन इसका मकसद ये संदेश देना है कि ऐसे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़िए, जहां हम अब तक की 5 सबसे लंबी जेल सजाओं की जांच करेंगे। चामॉय टिपियासो संभवतः किसी को हजारों साल की जेल की सजा मिलने का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण चामॉय टिपियासो हैं, जो एक समय थाईलैंड की पेट्रोलियम अथॉरिटी में काम करती थीं। 1960 के दशक में अपनी 20 की उम्र में टिपियासो ने चिट फंड शुरू किया था। ये बचत योजना आमतौर पर भारत में इस्तेमाल की जाती है और देश भर में विकास कार्यों के लिए वित्तीय सहायता देने में बहुत मददगार रही है। टिपियासो के चिट फंड का नाम माई चमॉय फंड था, जिसे थोड़ा अलग तरीके से शुरू किया गया। इसे तेल शेयर जैसा दिखाया गया, जिसमें निवेशकों को ऊंचे रिटर्न का वादा था और किसी को शक नहीं हुआ क्योंकि उसकी रॉयल एयरफोर्स और थाईलैंड पेट्रोलियम अथॉरिटी से अच्छी पहचान थी। उन्हें और उनके फंड को वैध माना जाता था और अपने चरम पर 16,000 से अधिक लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था, जिनमें शाही परिवार के सदस्य और सैन्य से जुड़े प्रमुख व्यक्ति भी शामिल थे। ये योजना 1980 के दशक के मध्य तक चली, इससे पहले कि इसका घोटाला सामने आया। इस पिरामिड योजना के जरिए टिपियासो ने अपने निवेशकों से लगभग 20 से 30 करोड़ डॉलर की धोखाधड़ी की थी। माई चमॉय फंड बंद हुआ और टिपियासो को उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया। बाद में वायुसेना ने उन्हें गुप्त रूप से हिरासत में रखा और आखिरकार उन पर मुकदमा चला। 27 जुलाई 1989 को टिपियासो और उनके 7 साथियों को कॉर्पोरेट धोखाधड़ी का दोषी ठहराया गया और टिपियासो को 1,41,078 साल की जेल की सजा सुनाई गई। वो अब तक की सबसे लंबी जेल सजा के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखती हैं। इतनी लंबी सजा के बावजूद उस समय के थाई कानून के अनुसार धोखाधड़ी के लिए अधिकतम 20 साल की सजा ही हो सकती थी। हालांकि उन्होंने वास्तव में इससे भी कम समय जेल में बिताया, क्योंकि उन्हें 1993 में रिहा कर दिया गया था और उन्होंने सिर्फ 8 साल ही सलाखों के पीछे बिताए। मेहमेत और फातेह अय्यिदिन। मेहमेत अय्यिदिन का जन्म 1991 में तुर्की में हुआ था और चामॉय टिपियासो की तरह उन्हें भी एक पॉन्जी स्कीम बनाने के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे उन्होंने और उनके भाई फातेह ने कई वर्षों तक चलाया। अगस्त 2016 में मेहमेत ने उत्तरी साइप्रस में फार्म बैंक नामक मोबाइल गेमिंग ऐप शुरू किया, जो फार्मविले से प्रेरित था और दावा किया गया कि परियोजना के निवेशकों को भारी मुनाफा होगा। निवेशक गेम डाउनलोड कर उसे खेलते थे और असली पैसे से वर्चुअल जानवर, उत्पाद व खेती के उपकरण खरीदते थे। मेहमेत के अनुसार पैसा देश भर के फार्मों में असली पशुधन खरीदने और निवेशकों को गेम खेलने के समय के लिए भुगतान में लगाया जाता था। सिर्फ तुर्की में ही इस ऐप के 3,50,000 से ज्यादा निवेशक थे और विदेशों से 1,50,000 और निवेशक जुड़े हुए थे। हालांकि ज्यादा समय नहीं बीता था कि इस योजना में खामियां सामने आने लगीं, जब 2017 में वित्तीय नियामकों ने शिकायत दर्ज की, क्योंकि कई उपयोगकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। सिर्फ एक साल में अहमेत अय्यिदिन ने लगभग 1.6 बिलियन तुर्की लीरा, जो करीब 187 मिलियन डॉलर के बराबर है, 1,32,000 निवेशकों से ठग लिए। जनवरी 2018 में कंपनी ने कहा कि उसने नए उपयोगकर्ता स्वीकारने बंद कर दिए हैं।
उसी महीने मेहमेत ने कहा कि वो निवेशकों का पैसा समय पर नहीं लौटा सकता, क्योंकि 2017 की शिकायतों के बाद बैंकों ने उसके साथ काम करने से मना कर दिया। 2018 की वसंत ऋतु में रिपोर्टें सामने आने लगीं कि 26 वर्षीय मेहमेत देश छोड़कर भाग गया है और उसने दिसंबर 2017 में कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेच दी थी। 14 मार्च को तुर्की सरकार ने कंपनी के खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी और आपराधिक संगठन स्थापित करने के आरोपों में जांच शुरू की। जांच के तहत मेहमेत की पत्नी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 19 अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए और वारंट जारी किए गए। इसी दौरान कंपनी की संपत्तियां जब्त की गईं, जिसमें एक डेयरी फार्म के करीब 1000 मवेशी थे। तुर्की से भागने के बाद मेहमेत उरुग्वे गए और वहां कथित तौर पर एक निर्माण कंपनी शुरू की। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार 26 वर्षीय मेहमेत ने फार्म बैंक से पहले कई तरह की योजनाओं में हाथ आजमाया था, जिसमें रैप करियर शुरू करने की कोशिश भी शामिल थी। इंटरनेट पर ऐसे चश्मे बेचना जिनके बारे में उसका दावा था कि उनसे पहनने वाले दूसरों को नग्न देख सकते हैं। मेहमेत को 2021 में तब पकड़ा गया जब उन्होंने उस वर्ष जुलाई में ब्राजील के साओ पाउलो स्थित तुर्की दूतावास में आत्मसमर्पण किया। वो जल्द ही ये दावा करेंगे कि उन्होंने कभी भी किसी को कोई मुनाफा देने का वादा नहीं किया था और उन्होंने कंपनी का निवेशक हिस्सा तब स्थापित किया था जब गेम ने बड़ा नाम कमाना शुरू किया था। उन्होंने आगे कहा, जो लोग गेम के सदस्य बनते हैं उनका असली फार्मों में कोई हिस्सा नहीं होता और हजारों सदस्य गेम में जीती हुई रकम नकद में प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि उनका गेम को धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल करने का इरादा नहीं था और वे हमेशा ईमानदार रहे। अंतिम सुनवाई में मेहमेत ने कहा, मैंने झूठा बयान नहीं दिया, बरी होने की मांग करता हूं। हालांकि बरी होने का फैसला कभी नहीं आया। फरवरी 2025 में उन्हें निवेशकों से लाखों डॉलर की धोखाधड़ी करने के लिए 45,376 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उनके भाई फाती को इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, बैंकों या ऋण संस्थानों का उपयोग करके चोरी, अपराध करने के उद्देश्य से एक संगठन स्थापित करने और अपराध से प्राप्त संपत्ति को धोने के आरोप में दोषी ठहराया गया। 7 अन्य लोगों को भी इन्हीं आरोपों में वही सजा सुनाई गई। हालांकि उन 6 लोगों को अभी भी गिरफ्तार किया जाना बाकी है। अन्य 11 आरोपियों को भी इसी तरह के आरोपों में विभिन्न सजाएं दी गईं। 2004 मैड्रिड ट्रेन बम धमाके। मैड्रिड, स्पेन में 11 मार्च 2004 को एक साथ और समन्वित हमलों की एक श्रृंखला शुरू हुई। ये बम धमाके खासकर लोकल ट्रेनों को निशाना बनाकर सुबह 7:37 बजे शुरू हुए थे। कुल मिलाकर 4 ट्रेनों में 10 बम फटे, जिनमें 191 लोगों की मौत हो गई और 1800 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये विनाशकारी हमला, जो देश के आम चुनावों से सिर्फ 3 दिन पहले हुआ था, को समाचार माध्यमों ने स्पेन का 9/11 कहा है। 3 दिन बाद अल-कायदा के एक प्रवक्ता ने हमले की जिम्मेदारी ली। हालांकि इस समूह की संलिप्तता का समर्थन करने के लिए कभी कोई सबूत नहीं मिला। तुरंत बाद स्पेनिश सरकार और मीडिया दोनों ने ईटीए पर संलिप्तता का आरोप लगाया। ईटीए एक सशस्त्र बास्क राष्ट्रवादी और वामपंथी अलगाववादी समूह था, जो 1959 से 2018 के बीच सक्रिय रहा और एक समाचार पत्र एबीसी ने दावा किया कि यह हमला ईटीए का सबसे खूनी हमला था। हालांकि ईटीए ने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। हमले के कुछ घंटों बाद 3 और बम मिले, जिनमें एक नहीं फटा और 2 को निष्क्रिय करते वक्त गलती से विस्फोट हो गया। सभी विस्फोटक बैकपैक में रखकर ट्रेन में लाए गए थे। जांचकर्ताओं ने उन लोगों की जांच शुरू की जिन्हें सुबह कई बार स्की मास्क पहनकर ट्रेनों में चढ़ते उतरते देखा गया था। थोड़ी ही देर बाद उसी स्टेशन के बाहर एक वाहन खड़ा मिला, जहां स्की मास्क पहने लोगों को देखा गया था। कार में डेटोनेटर, कई मोबाइल फोन और कुरान की आयतों की ऑडियो टेप्स मिली। गौरतलब है कि जो 13वां बम मिला था और फटा नहीं था, उसमें टाइमर के तौर पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया था और अलार्म को सक्रिय करने और बम को फोड़ने के लिए उसमें सिम कार्ड की जरूरत थी। 13 मार्च को जांचकर्ताओं ने सिम कार्ड्स का पता लगाने के बाद इस मामले में पहली गिरफ्तारियां की। 3 मुरक्कन और 2 पाकिस्तानी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि उनमें से केवल एक, जमाल जोगुम,
पर आखिरकार मुकदमा चलाया गया। 2007 में 28 में से 21 आरोपियों को मैड्रिड बम धमाकों में उनकी भूमिका के लिए कम से कम एक आरोप में दोषी ठहराया गया, जिसे यूरोप का सबसे बड़ा इस्लामी हमला माना जाता है। कई लोग मानते हैं कि मुख्य साजिशकर्ता हमले के 3 हफ्ते बाद सुरक्षित घर में विस्फोट कर खुद को मारकर न्याय से बच गया। जमाल जुगुम, जिन्होंने कम से कम एक बम लगाया था, और एक अन्य मोरक्कन नागरिक जिसका नाम ओटमैन एल-घनोई था, जिन्होंने डायनामाइट ले जाने में मदद की थी। दोनों को 191 हत्या के मामलों और 1856 हत्या के प्रयास के मामलों में 42,900 साल से अधिक की सजा सुनाई गई थी। स्पेनिश नागरिक एमिलियो सुवारेज त्राचोरेज, जिन्होंने डायनामाइट दी थी, को 34,000 साल से अधिक की सजा हुई। हालांकि उम्मीद थी कि 40 साल में रिहा होंगे। गौरतलब है कि स्पेन में अधिकतम सजा जो काटी जा सकती है वो 40 साल है। एक और व्यक्ति जिसका नाम रेबे ओस्मान था, उन्हें बरी कर दिया गया। हालांकि उन पर साजिश का अहम हिस्सा होने का आरोप था। उनके खिलाफ कम सबूत थे। वकीलों ने कहा कि कोर्ट में पेश की गई फोन टैप की गई रिकॉर्डिंग का अनुवाद गलत था, जिसमें उन्होंने खुद को मास्टरमाइंड कहा था। गौरतलब है कि वो पहले से ही इटली की जेल में अन्य अपराधों के लिए बंद था। 18 अन्य लोगों को दोषी पाया गया, जैसे आरोप कि वे आतंकी समूह का सदस्य होने और विस्फोटकों की तस्करी करने। चार्ल्स स्कॉट रॉबिन्सन ओक्लाहोमा ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका में दी गई सबसे लंबी सजा चार्ल्स स्कॉट रॉबिन्सन को सुनाई गई थी। रॉबिन्सन के बारे में ऑनलाइन कम जानकारी है। उनका जन्म 18 अप्रैल 1964 को हुआ था। हालांकि वे पेशेवर अपराधी लगते थे। 1994 से पहले उन्हें ज्यादातर गैर हिंसक अपराधों जैसे सेंधमारी की कोशिश, चोरी की गाड़ी रखने और चोरी की संपत्ति छुपाने के लिए सजा हुई थी। 1990 के दशक की शुरुआत में रॉबिन्सन की जिंदगी तब बदल गई जब उन्होंने 3 साल की बच्ची का यौन शोषण किया। 14 दिसंबर 1994 को उन्हें किसी वस्तु का उपयोग कर बलात्कार, जबरन मुख मैथुन के 2 मामलों और 16 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ अश्लील या अभद्र कृत्य के 3 मामलों में दोषी ठहराया गया। इसके बाद उन्हें प्रत्येक अपराध के लिए 5,000 साल की सजा सुनाई गई और हर सजा को लगातार भुगतना था, जिससे कुल मिलाकर 30,000 साल की जेल हो गई। जूरी ने प्रत्येक अपराध के लिए 5,000 साल की सजा इसलिए सुझाई क्योंकि वे उसे बिना पैरोल के उम्र कैद नहीं दे सकते थे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि रॉबिन्सन के अपराध इतने भयानक थे कि वे उसे हमेशा के लिए समाज से बाहर और सलाखों के पीछे देखना चाहते थे। जूरी की अध्यक्ष लॉरा बिक्सलर ने कहा, हमने जल्दी रिहाई के बारे में अखबार में पढ़ा है। हमने इसके बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। उसने आगे कहा, हम अपराधी को ये संदेश दे सकते हैं कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि उसे दोबारा बाहर जाने का मौका मिले। जूरी ने सिर्फ 35 मिनट में विचार विमर्श करने के बाद 30 वर्षीय रॉबिन्सन को दोषी पाया। जिला न्यायाधीश डैन ओवेंस ने जूरी के सुझाव से सहमति जताई और अदालत में रॉबिन्सन से कहा, ऐसा करके मुझे लगता है कि मैं आपको यह आश्वस्त कर सकता हूं कि आप अपनी बाकी की प्राकृतिक जिंदगी कारागार विभाग की 4 दीवारी में ही बिताएंगे। ये भी कहा गया है कि अगर रॉबिन्सन को हर आरोप में हर 13 साल बाद पैरोल भी मिल जाए, तब भी वो 78 साल जेल में ही बिताएगा। इस सजा के तहत उसे 108 साल की उम्र तक पैरोल नहीं मिलेगी। डैरेन एंडरसन और एलन वेन मैक्लॉरिन। रॉबिन्सन अकेले अमेरिकी नहीं है जिन्हें ओक्लाहोमा ने इतनी लंबी जेल सजा दी है। 1993 में टुल्सा में एक जूरी ने डैरेन एंडरसन और एलन वेन मैक्लॉरिन दोनों को कई अपराधों का दोषी पाया, जो टुल्सा काउंटी में लूटपाट, अपहरण और एक महिला के साथ बलात्कार जैसी घटनाओं की एक छोटी अपराध श्रृंखला के बाद हुए थे। दोनों को मिलाकर कुल 6,475 साल की सजा सुनाई गई, जो उस समय टुल्सा काउंटी में हत्या से जुड़े बिना किसी मामले में दी गई सबसे कठोर सजा थी। हालांकि आपराधिक अपील अदालत ने उन सजाओं को पलट दिया, जिसमें यह घोषित किया गया कि ट्रायल जज ने जूरी सदस्यों को यह निर्देश दिया था कि आरोपी को निर्दोष नहीं बल्कि दोषी न मानने की धारणा के साथ देखा जाए। ओक्लाहोमन के अनुसार पीड़िता नई दुल्हन थी और उसने बताया कि उसकी कार को हाईवे US 75 से टक्कर मारकर उतारने के बाद
उसके साथ बलात्कार और अप्राकृतिक दुष्कर्म हुआ। उसे पहले हाईवे से मोटल, फिर घर ले जाया गया, जहां उसने अधिकारियों को फोन करने में सफलता पाई। जिला अटॉर्नी बेल्ला फॉर्चून ने कहा कि दोनों दरिंदे थे और सबूतों से पता चलता है कि इस पूरी घटना के दौरान 13 बार यौन शोषण किया गया था। 1993 की इस हमले और डकैती से पहले एंडरसन को पहले ही 3 बार सजा हो चुकी थी, जिनमें से 2 1986 में चोरी के लिए और 1 1989 में डकैती के लिए थी। मैक्लॉरिन को 1988 में सेंधमारी का दोषी पाया गया था। बताया गया कि एक तीसरा अपराधी भी था, लेकिन उस पर आरोप नहीं लगे। कारण स्पष्ट नहीं है। प्रारंभिक मुकदमे में एंडरसन को 2200 साल जेल की सजा मिली। हालांकि पुनः मुकदमे में उसे एक बार फिर दोषी पाया गया और जूरी ने उसे 11,250 साल जेल की सजा सुनाई। उसकी सजा को निम्नलिखित रूप में विभाजित किया गया है। बलात्कार के 2 मामलों में प्रत्येक के लिए 2000 साल, जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध के 2 मामलों में प्रत्येक के लिए 2000 साल, खतरनाक हथियार से हमला करने के लिए 1750 साल और सेंधमारी, लूट तथा चोरी के एक मामले में प्रत्येक के लिए 500 साल। उसकी सजा अपील के परिणाम स्वरूप दी गई सबसे लंबी जेल सजा का रिकॉर्ड रखती है। इस मैक्लॉरिन को पुनः मुकदमे के बाद 21,250 साल की सजा सुनाई गई। इसे इस प्रकार विभाजित किया गया था। 4 बलात्कार के मामलों में प्रत्येक पर 2000 साल, जबरन अप्राकृतिक दुष्कर्म के 4 मामलों में प्रत्येक पर 2000 साल, अपहरण के लिए 1750 साल, खतरनाक हथियार से हमला करने के लिए 1500 साल और डकैती के 2 मामलों में 500 साल तथा चोरी और सेंधमारी के एक मामले में 500 साल में 500 साल। गौरतलब है कि मैक्लॉरिन ने अपनी सजा के खिलाफ अपील की और उसकी सजा 500 साल कम कर दी गई।